भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जाने माने वकील भी थे। उन्होंने न केवल अपने मुवक्किलों के लिए वकालत की, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों की भी वकालत की। इसलिए उनकी गिनती आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर कानून की पढ़ाई की और उन्होंने जीवन भर उसी लक्ष्य के साथ काम किया। उन्होंने वकालत का पेशा पेशेवर उत्कृष्ट या उन्नत के लिए नहीं, बल्कि उस दौर में भारत के लगभग 6 करोड़ आहूतों और दबे कुचले दलितों को न्याय दिलाने के लिए चुना था। 14 अप्रैल को उनकी जन्मतिथि के मौके पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। नागपुर जिले के चिचौली गांव में डॉक्टर अंबेडकर वस्तु संग्रहालय में उनके निजी उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। उन्हें देखी भी जा सकती हैं, जैसे कोट, टोपियां, लालटेन, टाइयां, कुर्सी व टाइपराइटर जिस पर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ था, और उनकी अस्थियां भी रखी हुई हैं। उनके विचारों से हम खुद को एक मजबूत पिलर के रूप में खुद को तैयार कर सकते हैं। आज चूंकि उन्हें हम याद कर रहे हैं, तो उनके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और समाज के दबे कुचले लोगों के प्रति उनके संघर्षों के बारे में भी जान लेते हैं। साथियों, 1913 में बाबा साहेब बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में स्नातक करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए थे। इसके लिए उन्हें बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ महाराज ने आर्थिक मदद दी थी। यह आर्थिक मदद के बदले उन्हें बड़ौदा के राज परिवार के साथ एक अनुबंध करना था कि अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बड़ौदा सरकार के अधीन नौकरी करनी थी। साल 1913 में अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान कई जगहों पर इस बात का जिक्र मिलता है कि 18-18 घंटे तक वे पढ़ाई करते थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, एथिक्स और मनोविज्ञान का अध्ययन किया। 1915 में भारत का प्राचीन व्यापार विषय पर थीसिस प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की और 1916 में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय लाभांश थीसिस प्रस्तुत की। डॉक्टर अंबेडकर जितना पढ़ रहे थे, उतना ही उनके पढ़ने और जानने की भूख बढ़ रही थी। बड़ौदा सरकार की छात्रवृत्ति समाप्त हो गई और अफसोस के साथ उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इस बीच उनके परिवार की आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए अंबेडकर ने भारत लौटने का ही फैसला लिया। अनुबंध के मुताबिक उन्होंने बड़ौदा सरकार के लिए काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्हें अन्य कर्मचारियों से अत्यधिक जातिगत भेदभाव सहना पड़ रहा था। यहां तक कि बड़ौदा में रहने के लिए जगह ढूंढने भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिर उन्होंने बंबई वापस लौटने का फैसला लिया और बड़ौदा सरकार के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। मेरे पिता ने मुझे पहले ही कहा था कि इस जगह पर काम मत करना। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वहां मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। वर्ष 1917 के अंत में अंबेडकर बंबई पहुंचे और वहां उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया। कहने की जरूरत नहीं है कि वे जल्द ही लोकप्रिय प्रोफेसर हो गए। वे हमेशा बड़ी तैयारी के साथ पढ़ाने के लिए जाते थे। उनकी तैयारी ऐसी होती थी कि कक्षा से बाहर के छात्र भी उनके लेक्चर सुनने के लिए आते थे। उन बीबीसी की एक रिपोर्ट में 1920 में उन्होंने अछूतों की दुर्दशा को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से मूक नायक समाचार पत्र की शुरुआत और अधिकारियों के तौर पर इस तरह के अछूतों की वकालत की शुरुआत की थी। लेकिन सिडेनहैम कॉलेज की नौकरी सरकारी थी, इसलिए की पाबंदियां भी थी। इसके चलते ही उन्होंने 1920 में प्रोफेसर पद से त्याग पत्र दे दिया और सीधे दलित मुक्ति के संघर्ष में कूद पड़े। इसी साल यानी 1920 में मानगांव में जातिगत बहिष्कृत वर्गों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा था कि बाबा साहेब शोषित और वंचितों के नेता होंगे, और यह बात साबित हुई। डॉक्टर अंबेडकर को अब तक का यह एहसास हो गया था कि दलितों से जुड़े मुद्दे बेहद ही जटिल हैं, इसलिए उस पर काम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वकालत करनी होगी। वही सोचकर ये कानून की पढ़ाई हासिल करने के लिए दोबारा लंदन पहुंचे। सितंबर 1920 में लंदन पहुंचने से पहले ही वे भारत में दलित नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे। यानी उन्हें अपनी चुनौती और भूमिका दोनों का एहसास था। इसलिए लंदन में रहने के दौरान उनका झुकाव कभी ड्रामा, ओपेरा, थिएटर जैसी चीजों में नहीं रहा। वे अपना अधिकतम समय
पुस्तकालय में ही बिताते थे, लेकिन पढ़ाई पर उनका पूरा ध्यान लगा रहता था। लंदन में बाबा साहेब अंबेडकर की रूममेट होते थे। अंबेडकर से कहते, अरे अंबेडकर, रात बहुत हो गई है, कितनी देर तक पढ़ते रहोगे, कब तक जगे रहोगे, अब आराम करो, सो जाओ। लेफ्टिनेंट धनंजय कीर की लिखी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी में इसका जिक्र मिलता है। अंबेडकर अपने रूममेट को जवाब देते हैं, अरे मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय नहीं है, मुझे अपना कोर्स जल्दी से जल्दी पूरा करके वापस जाना है। इससे यह पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। 1922 में कानून की सभी पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उन्हें ग्रेज इन में ही बार का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया और अंबेडकर बैरिस्टर बन गए। यहां यह बताना आवश्यक है कि बाबा साहेब ने एक ही समय में 2 पाठ्यक्रम पूरे किए थे। ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च अर्थशास्त्र की डिग्री भी हासिल की थी। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनकी थीसिस को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। एक ही वर्ष में वे डॉक्टर और बैरिस्टर बन गए थे। हमारे देश में ऐसे कितने वकील हैं जिनके वकील बनने की सालगिरह मनाई जाती है। आपको यह जानकर अचरज होगा कि बीते साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर अंबेडकर के वकील बनने की 100वीं वर्षगांठ मनाई थी। डॉक्टर अंबेडकर के काम के प्रति श्रद्धांजलि थी। हालांकि 100 साल पहले इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें खासा संघर्ष करना पड़ा था। मुंबई के बार काउंसिल की सदस्यता लेने के लिए आवेदन करने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके मित्र नवल भवेना ने उन्हें 500 रुपए दिए थे, तब उन्होंने बार काउंसिल की सदस्यता ली थी। 4 जुलाई 1923 को उन्हें सदस्यता मिली और 5 जुलाई से उन्होंने वकालत शुरू कर दी। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को 2500 रुपए महीने की पगार पर जिला न्यायाधीश की नौकरी का प्रस्ताव दिया, जो बेहद आकर्षक था, लेकिन उन्होंने वकालत का पेशा चुना। इसके बारे में उन्होंने बहिष्कृत भारत के अपने लेख और अपने भाषणों में इसका जिक्र किया है। उनके मुताबिक वे दलितों के हितों के लिए काम करना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में स्पष्टता से लिखा है, मैंने जिला न्यायाधीश सहित कोई सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की, क्योंकि स्वतंत्र रूप से वकालत करने में आजादी हासिल थी। यह दौर में वकालत का पेशा मुख्य तौर पर ऊंची और वर्चस्व रखने वाले जातियों पर आधारित है, क्योंकि उनके मामले मुख्य तौर पर उन्हीं से आते थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था, लेकिन फिर भी उन्होंने वकालत करने का जोखिम उठाया। डॉक्टर अंबेडकर की वकालत के शुरुआती दिनों के बारे में धनंजय कीर लिखते हैं, उस दौर में आपकी त्वचा का रंग आपकी बुद्धि से ज्यादा चमकता था। छुआछूत का कलंक, समाज में दबी कुचली स्थिति, पेश का नया होना और आसपास के असहयोगी माहौल के ने उनकी वकालत को मुश्किल चुनौती में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस मुश्किल परिस्थितियों में भी वे निचली और जिला अदालतों में काम करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर के मुवक्किलों की स्थिति बेहद ही खस्ताहाल हुआ करती थी। वे गरीब, खेतिहर और दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे। अंबेडकर इन लोगों के मामले को गंभीरता से सुनते थे और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते थे। वे इन लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक या फिर धार्मिकता के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने सेक्स वर्करों की भी कानूनी सहायता दिलाने के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे। वे किसी के साथ किसी भी तरह का पूर्वाग्रह का भाव नहीं रखते थे। बाबा साहेब एक अनुशासित और प्रखर विद्वान होते हुए भी अपने मुवक्किलों के साथ बहुत ही सहजता से व्यवहार करते थे। ये कई बार अपने मुवक्किलों के साथ अपना खाना तक साझा करते थे। धनंजय कीर ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी में लिखा है, जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर एक वकील के रूप में प्रसिद्ध हो गए, गरीब लोग कानूनी मदद की आस में उनके पास आने लगे। दलितों की पीड़ा और दुख देखकर उनका दिल व्यथित होता था। वे गरीबों का केस मुफ्त में लड़ते थे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर का घर गरीबों के लिए आशा का केंद्र बन गया था। एक दिन उनकी पत्नी रमाबाई जब घर में नहीं थी तो 2 मुवक्किल आए। अंबेडकर ने न केवल उन्हें दिन का खाना खिलाया, बल्कि रात में खुद अपने हाथों से बनाकर उन्हें खाना परोसा। समाज में दलित समुदाय की स्थिति कैसी है, इस बारे में ब्रिटिश सरकार के सामने पक्ष रखने के लिए 1928 में साइमन कमीशन के सामने गवाही देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया था। जिस दिन उन्हें गवाही देनी थी, ठीक उसी दिन उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले में ठाणे की जिला एवं सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपने मुवक्किल का पक्ष रखना था। अगर डॉक्टर अंबेडकर उस मुकदमे में उपस्थित नहीं होते तो शायद उनके कुछ मुवक्किलों को
फांसी की सजा मिलती। दूसरे ओर डॉक्टर अंबेडकर इस दुविधा में भी थे कि अगर साइमन आयोग के सामने गवाही देने के लिए नहीं गए तो देश के करोड़ों लोगों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखने का मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में उन्होंने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि अभियुक्तों के बचाव को अभियोजन पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। अमूमन होता यह है कि अभियोजन पक्ष का भाषण पहले होता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी में धनंजय कीर ने लिखा है, बचाव के लिए दिए गए तर्कों की सटीकता और उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन मामलों में अधिकांश अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। हालांकि जब न्यायाधीश का यह फैसला सुना रहे थे तब डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के सामने देश के दलितों की स्थिति पर अपना पक्ष रख रहे थे। आजादी से पहले भारत में यौन शिक्षा के बारे में बात करना लगभग असंभव था। कई जगहों पर उनकी सार्वजनिक तौर पर आलोचना होती थी। 1926 में सामने आए एक मामले को समझते हुए दिनकर राव जावलकर और केशव राव जेधे गैर ब्राह्मण आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। उस समय ब्राह्मण समुदाय के लोग सामाजिक सुधारों का विरोध कर रहे थे। इस प्रबल विरोध के कारण रूढ़िवादियों ने महात्मा फूले की आलोचना भी की थी। नदियों तक अछूतों की सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार नहीं था। वहां मवेशी पानी पी सकते थे, लेकिन अछूतों को पानी लेने पर मनाही थी। इस अन्याय के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने एक अभियान चलाया और इसके कारण ही महाड़ सत्याग्रह हुआ। यह महाड़ झील के पानी पर नियंत्रण की संदेशात्मक लड़ाई थी। महाड़ सत्याग्रह में एक तरह से हिंदुओं और अछूतों के बीच सीधा संघर्ष था। हिंदुओं की ओर से कुछ असामाजिक तत्वों ने अछूत समुदाय के लोगों पर ही हमला किया था। ये लोग महाड़ झील पर नहाए और पानी को ना छुए। हिंदुओं की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों पर कई मुकदमे दर्ज किए गए। इस मामले में अंबेडकर को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले कहा भी गया कि झील पूरी तरह से हिंदुओं की है, ये कौन सा सार्वजनिक जमीन पर नहीं है। यह भी कहा गया कि इससे दूसरे समुदाय के लोग भी पानी लेते हैं, किसी को रोका नहीं गया। तब डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत को बताया कि यह झील महानगर निगम की जमीन पर बनी है और यहां केवल सवर्ण हिंदुओं को पानी लेने की अनुमति है। जानवरों को काटने वाले खटिक मुसलमानों को भी यहां से पानी नहीं लेने दिया जाता है। वकील के तौर पर अंबेडकर ने जानबूझकर खटिक मुस्लिमों का भी जिक्र किया, क्योंकि हिंदू यह स्वीकार नहीं कर सकते थे कि खटिक को यहां से पानी मिलता, नहीं तो सवर्णों को बीच झील की शुद्धता का मुद्दा उठाता। तब इसकी सत्यता का पता चला कि यह झील 250 साल से ही और ये केवल सवर्ण हिंदुओं को ही पानी मिलता है। अंबेडकर ने अदालत में यह साबित किया कि झील नगर निगम की जमीन है, इसलिए इसे सभी के लिए खोला जाए। हाईकोर्ट ने अंबेडकर की दलील को स्वीकार करते हुए इसे सभी के लिए खोलने का निर्देश दिया था। अदालत ने माना था कि यह आंदोलन किसी एक झील या निकाय का नहीं है, बल्कि सभी सार्वजनिक जल निकायों पर भी लागू होता है और किसी की जाति और सामाजिक स्थिति को देखकर उसे पानी लेने पर मना नहीं किया जा सकता। इससे जाहिर तौर पर इस मामले को सामाजिक और कानूनी व्यापकता का पता चलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1923 से 1952 तक अपने लंबे करियर के दौरान कई मुकदमे लड़े, लेकिन अब बहुत कुछ मुकदमों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अंबेडकर एक अच्छे वकील से क्या अपेक्षा रखते थे, इसका विवरण गायकवाड़ ने अपनी पुस्तक में दिया है। 1936 में अंबेडकर के लिखे एक लेख के मुताबिक उनके हिसाब से अच्छा वकील वही होता है जो कानून के मौलिक सिद्धांतों को समझा हो, जो सामान्य ज्ञान की आधारभूत जानकारी जानता हो। वकालत के चलते ही डॉक्टर अंबेडकर को पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने का मौका मिला था। उन्होंने लोगों के दुख को करीब से देखा था, इसलिए जब से संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रमुख बने तो उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिला था। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने तत्कालीन मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में व्याख्यान दिया था। आज भी यह व्याख्यान हमारे देश के कानून को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 1936 में बाबा साहब ने ब्रिटिश संविधान पर यह व्याख्यान दिया और कुछ साल बाद उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। यह महज एक संयोग नहीं है, बल्कि यह दलितों के अलावा संपूर्ण समाज के उद्धार के लिए है। डॉक्टर अंबेडकर की तपस्या का यह फल है। इसलिए उनकी वकालत न केवल अदालतों में बल्कि देश के कोने कोने दुनिया भर में बेजुबानों की आवाज बन गई। जब भी मानवता, समानता, भाईचारा और लोकतंत्र के मूल्यों की बात आती है तो डॉक्टर अंबेडकर का योगदान याद आता है। ऐसे महापुरुषों को कोट कोट